चैनल देख रहे हैं सभी दोस्तों को कवलजीत की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जागरूक कड़ी के तहत शहर के किसी न किसी प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं, जो कि आपको आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हेल्प करते हैं। उसी कड़ी के तहत आज हम लेके हाजिर हुए हैं डॉक्टर चेतन महाजन जी को, जो कि डीएफ नेफ्रोलॉजी हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं कि गुर्दे की बीमारी के रीजंस क्या क्या होते हैं। डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ बताएंगे। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी, मेरा नाम डॉक्टर चेतन महाजन है और मैं डीएम नेफ्रोलॉजी हूँ, गुर्दों का विशेषज्ञ। मैं ईएमसी हॉस्पिटल ग्रीन एवेन्यू में फुल टाइम कंसल्टेंट हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपकी इंट्रोडक्शन हो गई। अच्छा लगा जानकर कि आप ईएमसी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। तो सर, हम सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहते हैं कि गुर्दे की बीमारी जो इन दिनों काफ़ी प्रचलित है, बहुत लोग इससे पीड़ित हैं, उसके रीजंस क्या क्या हैं? देखिए, मुख्यतः जो है इसके दो रीज़न हैं। एक तो लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है, जिसे कि शुगर की प्रॉब्लम हम अपनी भाषा में बोलते हैं। जी सर। और दूसरा लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन है कि ब्लड प्रेशर है, बहुत लंबे अरसे से है और कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोल रहता है। बाकी कुछ रेयर कॉज रहते हैं कि जैसे बच्चों में गुर्दों की प्रॉब्लम होती है, हेरिडिटरी होती है, कुछ लोग ज़्यादा पेन किलर यूज़ करते हैं, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ खाते हैं, ये बाकी की कॉजेज़ में आ जाते हैं। जी ओके, तो सर ये इसके बॉडी पर इफ़ेक्ट्स क्या क्या पड़ते हैं? गुर्दे की बीमारी अगर किसी को हो जाती है तो क्या असर पड़ता है उसका बॉडी पे? देखिए, इसमें स्टार्टिंग की स्टेज में कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नज़र नहीं आते हैं। इनफैक्ट जो भी इफ़ेक्ट होते हैं बड़े नॉन स्पेसिफिक होते हैं कि जो भी पेशेंट है उसको थोड़ी थकावट लगेगी, धीरे धीरे उसकी भूख की कम हो जाएगी। लेकिन हाँ, जैसे ही इसकी एडवांस स्टेज आ जाती है, थोड़ी प्रोग्रेस जब बीमारी हो जाती है, तो भूख लगना बहुत की कम हो जाता है, खाना देख के उल्टी वाला मन हो जाता है। इनफैक्ट कई बार खाना खाते खाते आदमी को मल्टीपल रिकरेंट वॉमिटिंग हो जाती है, थकावट बहुत ज़्यादा रहना स्टार्ट हो जाती है, पूरी बॉडी पे की खारिश रहना स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम यूरिमिक प्लूराइटिस बोलते हैं। हाथों पैरों पे स्वेलिंग रहना स्टार्ट हो जाती है, मुख्यतः इस पे कि चेहरे पे स्वेलिंग रहना स्टार्ट हो जाती है। लेटने में दिक्कत आती है कि सांस की दिक्कत हो जाती है, लेटने पे खांसी रहना स्टार्ट हो जाती है। तो मेन मुख्यतः ये एक सिम्टम है। पड़ते हैं जी। पर सर, ये किन लोगों में ये प्रभाव जो नज़र आते हैं, किन किन लोगों पे मतलब इसका असर रहता है? देखिए, वही मैं जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, कुछ एल्डरली लोग हैं जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, जिसके कारण उनका पेशाब पूरा क्लियर नहीं होता है। अगर लोगों में स्टोन की प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन, जो कि नॉन ट्रीटेड रह जाए या उस पर आप ध्यान ना दें, और मुख्यतः अगर कि पेशेंट अपनी की सेल्फ ट्रीटमेंट जो कि करते हैं आजकल लोग, कि आपने बिना, बिल्कुल वो एक मेन के कारण बन के सामने आया है। तो सर, सिम्टम्स जब एक बार गुर्दे की बीमारी हो जाती है तो किन किन लक्षणों से पता चलता है व्यक्ति को कि मुझे गुर्दे की समस्या हो गई है? तो वो सिम्टम्स कौन कौन से हैं सर प्लीज? देखिए, मुख्यतः तो ऐसा रहता है कि पेशेंट को स्टार्टिंग में कि पैरों में स्वेलिंग रहना स्टार्ट हो जाती है। स्वेलिंग मेन रीजन, मेन सिम्टम जो है जी स्वेलिंग है गुर्दे की। अगर आपको के पैरों में, खास करके शाम के टाइम जब आप दिन भर अपने काम में बिजी हैं, खड़े हैं, शाम के टाइम अगर आपके पैरों में स्वेलिंग है तो आपको अपने गुर्दों की जांच अवश्य करानी चाहिए। ठीक है। सेकंड होता है अर्ली मॉर्निंग, जब आप सुबह सो के उठते हैं उस टाइम आपको आंखों के आगे पीछे, खासकर आंखों के नीचे वाले हिस्से में आपको थोड़ा स्वेलिंग लगती है। जब आप मिरर में देखोगे, आपके घर वाले बताएंगे। थर्ड होता है कि आपको पेशाब जब आप करते हैं उसमें झाग रहना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। पेशाब में बहुत सारी झाग आती है, इसका मतलब पेशाब में प्रोटीन लीक हो रहा है। उसके बाद उनका, पेशेंट्स का अपना ब्लड नहीं बनता, हीमोग्लोबिन लो रहना स्टार्ट हो जाता है, कोई कारण नहीं होता, लेकिन जब भी उनको थकावट रहती है, कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, देखते हैं हीमोग्लोबिन बहुत लो है। अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया अगर है तो उसका भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉज जो है कि किडनी प्रॉब्लम्स हैं। जी।
अच्छा, तो सर इन चीज़ों का ट्रीटमेंट क्या है? मतलब किस तरह से इलाज से पेशेंट की गुर्दे की बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं? देखिए, ट्रीटमेंट भाग को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन-कौन से सर? पहला पार्ट आ गया जिसे हम मेडिकल मैनेजमेंट बोलते हैं। ओके, जो गुर्दे की प्रॉब्लम है, जो जिसे हम कि क्रॉनिक की किडनी डिजीज़ बोलते हैं, उसको हमने 5 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। सबसे इनिशियल या स्टार्टिंग की स्टेज 1 होती है, जी और सर। जब सबसे एडवांस स्टेज है वो स्टेज 5 है, जिसे हम ESRD बोलते हैं, एंड स्टेज रीनल डिजीज़। ओके, तो स्टेज 1, स्टेज 2, 3 और 4 में हमारा मेडिकल मैनेजमेंट काम करता है। मतलब कुछ मेडिसिन्स रहती हैं जिससे जो पेशेंट्स की तकलीफ़ है, सिम्टम्स हैं, वो सप्रेस हो जाते हैं और उसकी जो डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन है वो स्लो हो जाती है। ठीक है। ये आ गया फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट। जी, सेकंड आ गया हीमोडायलिसिस थेरेपी। जब पेशेंट स्टेज की 5 में की पहुंच जाता है तो उसको कुछ रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे जो कि कॉमन हमारे देश में है वो है रेगुलर मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस, जिसमें हफ्ते में 3 बार जो व्यक्ति है वो डायलिसिस डायलिसिस पे हॉस्पिटल आके अपना डायलिसिस कराता करवाते है। हैं। जी, उसके अलावा थर्ड ऑप्शन होती है क्रॉनिक पेरिटोनियल डायलिसिस, जो कि होम डायलिसिस होता है। उसके लिए आपको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं रहती है और वो आपके घर पे हो जाता है। ये उनके लिए खासकर फ़ायदेमंद है जो लोग थोड़े दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं, जी, जिनके घर के आसपास डायलिसिस की फैसिलिटी नहीं है, जी। या फिर जो बेड रिडन है, जिनको बार बार लेके आना बार-बार बहुत आना मुश्किल है। मुश्किल होता है जिनके लिए। और लास्ट में है किडनी ट्रांसप्लांट, जो कि सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है कि जिसके रिजल्ट्स किस वो हैं कि सबसे बढ़िया रहते हैं। ओके। तो ये फोर्थ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। अच्छा, तो सर ये सारे ट्रीटमेंट आपने चारों तरह के बता दिए। अब आप दर्शकों को कोई अपनी तरफ से मैसेज देना चाहते हैं कि जिसमें वो किडनी की संभाल और देखभाल के संबंधी कुछ आप अपना मैसेज कुछ कन्वे करना चाहें तो लोगों देखिए, के लिए एक फ़ायदेमंद पॉइंट होगा? बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कुछ लोगों में मिसकंसेप्शन होती है कि एक बार डायलिसिस स्टार्ट हो जाए तो फिर वो लाइफ पर चलता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सर। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। जी, हमारे कुछ पेशेंट्स की कैटेगरी होती है जिसे हम एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं, AKI। ऐसे पेशेंट्स में टेम्पररी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि थोड़े दिन रह के 2-3 हफ्ते रह के फिर बंद हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, हम ब्लैंकेटली सबके लिए यूनिफॉर्मली नहीं बोल सकते कि नहीं बोल भाई एक बार सकते। डायलिसिस लग गया तो लाइफ लॉन्ग रहेगा। ये डॉक्टर को डिसाइड करना होता है और पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। मेन चीज़ ये है कि अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, या फिर आपके घर में आपके पेरेंट्स को या आपके भाई बहन को शुगर की या ब्लड प्रेशर की शिकायत है, या कि किडनी की किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आप एनुअली अपना डॉक्टर से मिलके अपना चेकअप के कराइए। बड़े ही सिंपल और बड़े ही होते हैं कि सिंपल से के टेस्ट हैं, बड़े इकोनॉमिकल टेस्ट होते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाता है कि आपकी किडनीज हेल्दी हैं, आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम स्टार्ट तो नहीं हो रही है। नहीं हो रही ये है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब किडनी पेशेंट में सिम्टम्स आने शुरू होते हैं जी सर, तब तक 80% जो से ज़्यादा की किडनी खराब हो चुकी होती खराब है। हो चुकी होती तो है। अगर हम किस सिम्टम्स का वेट की करते रहेंगे तो बहुत लेट हो चुका होता है, और वहाँ से बीमारी को वापस लाना या उसको अवॉइड करना बड़ा मुश्किल हो मुश्किल हो जाता है। जाता है। तो जैसे बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, वैसे अर्ली जो डिटेक्शन है, अर्ली डायग्नोसिस है, वो ओवरऑल पेशेंट को हेल्प करता है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। तो देखिए दर्शकों, आज आपने कि डॉक्टर चेतन महाजन जी ने किस तरह किडनी की बीमारी के कारण, प्रभाव, किन किन लोगों में ये पड़ते हैं, इनके सिम्टम्स क्या हैं, इनका ट्रीटमेंट क्या है, उसके प्रति बड़ी विस्तृत जानकारी आपको दी है। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। आप आगे चल के प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है, किडनी के ख़राब होने से पहले ही उसके इलाज के लिए अपने नज़दीकी अस्पताल जैसे कि EMC में ये किडनी की साम संभाल के लिए पूरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आप समय से आकर अपना इलाज करवाएंगे तो इसी कड़ी में आगे हम फिर लेकर हाजिर होंगे किसी न किसी नए प्रमुख चिकित्सक को जो आपको आपकी समस्याओं का समाधान करवाने में हेल्प करेंगे।
तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार।